सोचिए, 60 साल का एक अकेला बुजुर्ग और 18 साल की खूबसूरत लड़की। जब दोनों की मुलाकात हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता एक दिन ऐसी दिशा लेगा जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की कहती है कि उसे उस बुजुर्ग से सच्चा प्यार है और उसकी बातों पर भरोसा करके वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लेता है। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। क्या ये प्यार था या एक खतरनाक जाल? जानिए इस सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी में, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। अथर्वराज भाटिया लगभग 60 वर्ष के भारतीय सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पत्नी के साथ भोपाल स्थित अपने घर में सादगी और शांति से भरा जीवन बिता रहे थे। उनका परिवार छोटा और स्नेह से भरा था। अथर्वराज, उनकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा इवान। इवान की शादी इशिता से हो चुकी थी और यह दोनों मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। त्योहारों या किसी खास मौके पर वे भोपाल आकर माता पिता से मिलते थे, मगर व्यस्त जीवन शैली के कारण मुलाकातें बहुत कम हो पाती थीं। लेकिन अचानक किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। अथर्वराज भाटिया की पत्नी का देहांत हो गया और उस एक घटना ने पूरे घर की खुशियों को जैसे निगल लिया। यह दुखद समाचार मिलते ही इवान और इशिता तुरंत भोपाल पहुंच गए। घर के भीतर फैला सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। जहां कभी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी। इवान ने कांपती आवाज में पिता का हाथ थामकर कहा, पापा, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? माँ के बिना यह घर सूना हो गया है। आपकी देखभाल करने वाला भी अब कोई नहीं है। आप हमारे साथ मुंबई चलिए, हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे, आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। पिता की आंखें नम थीं, लेकिन उनके शब्दों में एक अडिग दृढ़ता थी। अथर्वराज भाटिया ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह घर ही मेरी दुनिया है। तुम्हारी माँ की यादें इन दीवारों में बसी हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा जीवन इस शहर से जुड़ा है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं इसी घर में बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। इवान और इशिता ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता अपने फैसले पर अडिग रहे। अंत में भारी मन से दोनों ने भोपाल को अलविदा कहा और वापस मुंबई लौट गए। पीछे छोड़ गए एक बूढ़े पिता और उनकी यादों से भरा घर, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। अब अथर्वराज भाटिया भोपाल वाले अपने घर में बिल्कुल अकेले रहने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक तय दिनचर्या में ढाल लिया था। हर सुबह वे जल्दी उठते और पास के पार्क में टहलने निकल जाते, जहां अक्सर उनके पुराने दोस्त मिल जाया करते थे। उनसे बातें करके वे अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का कर लेते थे। घर लौटने के बाद वे नाश्ता करते और दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहने की कोशिश करते। 2 दिन बाद उन्होंने एक मेड रख ली थी जो उनके लिए खाना बनाती और घर की सफाई कर देती थी। धीरे धीरे दिन अपनी रफ्तार में गुजरने लगे। कभी अथर्वराज टीवी देखकर समय बिताते तो कभी किताबों में डूब जाते, कभी अपने घर के बगीचे में अकेले टहलते हुए पुराने दिनों को याद करते। लेकिन दोस्तों, अकेलापन ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इंसान की रूह तक को थका देता है। चाहे कोई खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश करे, वह खालीपन किसी न किसी रूप में अंदर तक असर डाल ही देता है। अथर्वराज भाटिया भी अब उसी अकेलेपन से लड़ने लगे थे। पार्क के दोस्त सिर्फ सुबह तक साथ रहते, दिन के बाकी घंटे फिर वही सन्नाटा लौट आता। किताबें और टीवी भी अब उन्हें ऊबाने लगे थे। उनके भीतर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब कुछ नया करना चाहिए। वे पास की एक मोबाइल शॉप पर गए और वहां से एक लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद लिया। घर आकर उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन बीते थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। जिज्ञासावश उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी। पता चला कि वह भारतीय है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र करीब 18 से 19 साल थी और चेहरा बेहद खूबसूरत। कुछ देर सोचने के बाद अथर्वराज ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। थोड़ी देर बाद ही लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। बातें करते करते उन्हें अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम दियरा बताया और कहा कि वह भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन पिछले 2 साल से अपने अंकल के साथ कनाडा में रह रही है। उसने बताया कि उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता भी 2 साल पहले गुजर गए थे। तब उसके अंकल ने उसे अपने पास बुला लिया था। धीरे धीरे अथर्वराज और दियरा के बीच रोज बातचीत होने लगी। वे घंटों बातें करते और एक दूसरे से जुड़ते चले गए। कुछ ही हफ्तों में उनके बीच ऐसा अपनापन बन गया कि अब दिन की शुरुआत और अंत दोनों एक दूसरे के संदेश से ही होते थे।
अथर्वराज भाटिया के जीवन में फिर से एक नई उमंग और चमक लौट आई थी। वे भूल गए थे कि उनकी उम्र 60 साल है। दिल अब फिर से जवान महसूस करने लगा था। कहीं न कहीं दियारा के लिए उनके मन में स्नेह और चाहत जाग चुकी थी, मगर उम्र का बड़ा अंतर जानकर उन्होंने अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा लिया। कुछ समय और बीता। फिर एक दिन दियारा ने बताया कि उसे एक जरूरी काम से इंडिया आना है। यह सुनकर अथर्वराज भाटिया के चेहरे पर वह खुशी लौट आई जो बहुत समय से गायब थी। उत्साह से भरे अथर्वराज भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दियारा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। इस पर दियारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे न मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। एक हफ्ते के भीतर ही उसकी टिकट बुक हो गई और वह भारत पहुंच गई। उसने अथर्वराज को बताया कि पहले उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, फिर वापसी में वह भोपाल आकर उनसे मिलेगी। यह सुनकर अथर्वराज भाटिया के दिल में एक नई उम्मीद जग गई। वे हर दिन बेसब्री से दियारा से मिलने का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर दियारा थी। उसने बताया कि वह अब भोपाल पहुंच चुकी है। यह सुनकर अथर्वराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत बस स्टैंड की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दियारा को सामने देखा, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह पल उनके लिए किसी नए जीवन की शुरुआत जैसा था। दियारा को करीब आते देख अथर्वराज भाटिया ने उसे भावनाओं में बहकर गले से लगा लिया। फिर वे दोनों घर लौट आए। वहां देर रात तक बातें होती रहीं। बातचीत के दौरान अथर्वराज को ऐसा महसूस हुआ मानो वे और दियारा कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अथर्वराज अपने मन की बात और नहीं रोक पाए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, दियारा, मुझे नहीं पता जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या गलत, लेकिन अब इसे अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा अधिकार है। अगर तुम मना भी कर दो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। दियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। इतना सुनकर अथर्वराज भाटिया ने हिम्मत जुटाई और बोले, दियारा, मुझे तुम बेहद अच्छी लगती हो। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम्हारी सिर्फ 18, मगर प्यार उम्र देखकर नहीं होता। ये सुनते ही दियारा की आंखें भर आईं। उसने उनका हाथ थाम कर कहा, अथर्वराज जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस हमारी उम्र का इतना बड़ा अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे डर था कि समाज क्या सोचेगा, लोग हमारे रिश्ते को कौन सा नाम देंगे। इस पर अथर्वराज ने दृढ़ स्वर में कहा, दियारा, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। दियारा मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अगले 2 दिन दियारा ने अथर्वराज भाटिया के साथ भोपाल में बिताए। वे साथ घूमे, बातें की और कई खूबसूरत यादें बना लीं। लेकिन 2 दिन बाद दियारा को कनाडा लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद भी दोनों रोज फोन पर बातें करते रहे। हंसी मजाक चलता रहा। करीब 15 से 20 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मगर एक दिन अचानक सब बदल गया। दियारा के कॉल्स और मैसेज आना बंद हो गए। अथर्वराज ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन गुजरते गए और यह सन्नाटा पूरे 14 से 15 दिन तक बना रहा। अथर्वराज भाटिया अब बेहद बेचैन और परेशान रहने लगे थे। कई दिनों से कोई खबर न मिलने के कारण उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। फिर अचानक 16वें दिन उनके फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाली दियारा थी। मैसेज देखते ही अथर्वराज के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने तुरंत जवाब भेजा और पूछ डाला, दियारा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? क्या हुआ था? तुम्हारे कॉल्स क्यों नहीं आ रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी देर बाद दियारा का मैसेज आया, अथर्वराज जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था। वे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर अथर्वराज भाटिया का मन भारी हो गया। उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और कहा, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। हिम्मत रखो दियारा। रोते हुए दियारा बोली, यहाँ कनाडा में मेरे अंकल के अलावा मेरा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अंकल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उस पर दावा करना जरूरी है। अगर मैंने दावा नहीं किया तो सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। अथर्वराज ने चिंतित स्वर में कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम दावा पेश कर दो। दियारा ने समझाया, इसके लिए मुझे इंडिया आना होगा। कुछ जरूरी दस्तावेज वही हैं जिन्हें लाकर यहाँ जमा करना जरूरी है, तभी मैं अपने अंकल की प्रॉपर्टी पर हक जता पाऊंगी।
यह सुनते ही अथर्वराज भाटिया ने बिना देर किए कहा, तुम आ जाओ दियरा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। कुछ दिन बाद उसकी फ्लाइट का दिन तय हुआ। अथर्वराज उत्साहित होकर एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। विमान उतर चुका था। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, लेकिन दियरा बाहर नहीं आई। बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी। कई बार नजरें गेट पर टिकाईं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। थककर अथर्वराज एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास की एक दुकान पर जाकर बैठ गए। उसी समय उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। कॉल उठाते ही उधर से दियरा की घबराई हुई आवाज आई, अथर्वराज जी, मैं एयरपोर्ट तक तो पहुंच गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने अंकल का बहुत सारा सोना साथ लाई हूँ। घर पर कोई नहीं था, इसलिए डर लगा कि कहीं चोरी न हो जाए। मुझे पता नहीं था कि इतनी मात्रा में गोल्ड लाना मना है। अब कस्टम अधिकारी मुझे जाने नहीं दे रहे। अथर्वराज ने तुरंत कहा, तुम घबराओ मत दियरा, सब ठीक हो जाएगा। फोन उस अधिकारी को दो। दियरा ने मोबाइल अधिकारी को दे दिया। दूसरी ओर से आवाज आई, ये मैडम तय सीमा से ज्यादा सोना लेकर आई हैं। नियम के अनुसार इन्हें जुर्माना और टैक्स देना होगा, तभी इनको और गोल्ड को रिलीज किया जा सकता है। अथर्वराज भाटिया ने शांत स्वर में पूछा, कितनी रकम की बात है? अधिकारी ने थोड़ी देर बाद कहा, करीब 20 लाख रुपए की पेनल्टी और ड्यूटी बनती है। जब तक यह रकम जमा नहीं होती, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ये सुनते ही अथर्वराज ने बिना सोचे कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। सिर्फ आधे घंटे के भीतर उन्होंने 20 लाख रुपए का इंतजाम किया और वह रकम ट्रांसफर कर दी। कुछ देर बाद दियरा का फिर फोन आया। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोते हुए बोली, अथर्वराज जी, कस्टम वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब पैसों को लेकर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। दियरा की आवाज अब और भी कांप रही थी। उसने कहा, अथर्वराज जी, कस्टम अधिकारी पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से आई। वे कह रहे हैं कि अगर इसका सबूत नहीं दिया गया तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में चला जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगर तुरंत 10 लाख और जमा कर दिए जाए तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। ये सुनकर अथर्वराज भाटिया के होश उड़ गए। वे घबरा तो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, तुम परेशान मत हो दियरा, सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने बिना देर किए अपनी सारी बचत और एफडी तोड़ दी और तुरंत 10 लाख रुपए और भेज दिए। थोड़ी देर बाद दियरा का कॉल आया। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसमें राहत झलक रही थी। अथर्वराज जी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही दियरा दौड़कर अथर्वराज के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों भोपाल लौट आए। घर पहुंचने के बाद दियरा कुछ दिनों तक अथर्वराज भाटिया के घर ही रुकी। इन दिनों में दोनों के बीच की नजदीकियां और समझ पहले से कहीं गहरी हो गईं। दोनों साथ बैठते, बातें करते और एक दूसरे की संगति में समय का पता ही नहीं चलता था। एक शाम जब वे पार्क की बेंच पर बैठे थे, अथर्वराज ने गहरी सांस लेकर कहा, दियरा, मेरी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा बीत चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जो वक्त बचा है वो तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दियरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, अथर्वराज जी, अगर आप सचमुच मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर अथर्वराज भाटिया की आंखें भर आईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें ऐसा सच्चा प्यार मिल सकता है। 2-3 दिन बाद जब दियरा अपने दस्तावेजों का काम पूरा करके लौटी तो दोनों ने भोपाल के एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। गवाह केवल मंदिर के पुजारी और अथर्वराज के एक पुराने दोस्त थे। फिर भी अथर्वराज के लिए यह दिन उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक पल था। शादी के 2 दिन बाद दियरा ने गंभीर स्वर में कहा, अथर्वराज जी, मेरे अंकल के घर कनाडा में कुछ जरूरी फाइलें और दस्तावेज रखे हैं। अगर उन्हें लेकर नहीं गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैं वादा करती हूँ 2-3 दिन में लौट आऊंगी और फिर हमेशा आपके साथ यहीं रहूंगी। अथर्वराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है दियरा, लेकिन जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना यह घर खाली खाली लगता है। दियरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जल्द लौटूंगी और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अगले ही दिन दियरा कनाडा के लिए रवाना हो गई, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, अचानक उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अथर्वराज भाटिया बार बार कॉल करते, मैसेज भेजते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए, 1 महीना, फिर दूसरा और फिर 4 महीने गुजर गए। हर सुबह वे इस उम्मीद से उठते कि शायद आज दियरा का कोई संदेश आएगा, मगर हर दिन की तरह निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अथर्वराज को एहसास हुआ कि उनके साथ सिर्फ धोखा नहीं हुआ,
बल्कि उनकी पूरी जमा पूंजी भी लुट चुकी थी। पर यह ठगी सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह धोखा उनके दिल, उनके भरोसे और उनके सच्चे प्यार के साथ हुआ था। फिर भी अथर्वराज भाटिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे लगातार दियारा से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, शायद कहीं से एक बार उसकी आवाज सुनने को मिल जाए। हर बार जब अथर्वराज भाटिया ने कॉल किया, फोन स्विच ऑफ मिला। मैसेज भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सोशल मीडिया पर भी दियारा का नामो निशान मिट चुका था। धीरे धीरे उन्हें यह कड़वा एहसास हुआ कि वह जिस प्यार को अपनी जिंदगी का सच्चा रिश्ता समझ बैठे थे, वही सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अथर्वराज भाटिया को पैसों के नुकसान से ज्यादा दर्द दियारा के धोखे का था। उनके लिए वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि भावनाओं का सबसे गहरा जुड़ाव था। उन्होंने उसे पूरे दिल से अपनाया था, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, और उसी ने उनके दिल में जख्म छोड़ दिए। इन ख्यालों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए और खुद को वहीं बंद कर लिया। कई दिनों तक जब अथर्वराज का बेटा उनसे संपर्क नहीं कर पाया, तो बेचैन होकर मुंबई से भोपाल पहुंच गया। उसने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा है। पिता से बात की तो कांपती आवाज में अथर्वराज भाटिया ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने प्यार में सब कुछ खो दिया। बेटा यह सब सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, पापा हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अथर्वराज ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसे मैंने दिल से चाहा, जिस पर भरोसा किया, उसी ने मुझे तोड़ दिया। अब पुलिस केस करने से क्या मिलेगा? जो खो गया वो वापस नहीं आएगा। बेटे ने बहुत समझाया, लेकिन जब पिता नहीं माने तो वह अकेले ही थाने गया और शिकायत दर्ज कराई। कुछ घंटे बाद पुलिस टीम अथर्वराज भाटिया के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार आवाज देने के बाद भी जब सन्नाटा बरकरार रहा, तो मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर जो दृश्य था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। अथर्वराज भाटिया ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा एफआईआर करता है और दियारा पकड़ी जाती है, तो मेरी आखिरी इच्छा है कि उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं उसे आज भी सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मेरी नजरों में वह गुनहगार नहीं है। यह चिट्ठी पढ़कर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। अथर्वराज का बेटा बेसुध होकर रोने लगा। पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। हर किसी के दिल में यही सवाल गूंज रहा था, आखिर कैसे एक इंसान अपने पूरे जीवन की कमाई ही नहीं, बल्कि अपना दिल और भरोसा भी किसी के नाम इतनी पूरी तरह समर्पित कर सकता है? दोस्तों, जिंदगी में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।